हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको रेगुलरली इकोनॉमिक्स, OCM और IT के वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है बिजनेस सर्विसेज के अंदर, हमने बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटा सा रिकैप करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, hence they are produced and consumed simultaneously। दोस्तों याद रखिए, सर्विसेज दिखाई नहीं देती लेकिन प्रोड्यूस और कंज्यूम साइमल्टेनियसली होती हैं। ये एक इनटैंजिबल चीज की तरह होती हैं, लेकिन बिजनेस सर्विसेज जो है दोस्तों वो बहुत अहम है बिजनेसेस को स्मूथली फंक्शन और स्मूथली रन करने के लिए। बिना बिजनेस सर्विसेज के बिजनेस को आइसोलेटेड मैनर में नहीं चलाया जा सकता। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से सर्विसेज का ना होना ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं सर्विसेज से ही बिजनेस स्मूथली रन हो पाता है, फिर वो बैंकिंग सेक्टर की सर्विस हो, इंश्योरेंस जैसी सर्विस हो, या ट्रांसपोर्टेशन की, या कस्टमर केयर सेंटर की। अलग अलग सर्विसेज ही बिजनेस को अच्छे से चलाने में मदद करती हैं। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए कि सर्विसेज कभी भी बेची जाएं या खरीदी जाएं, उनकी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने देखा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस, फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो या टेलीकॉम सेक्टर। ये सभी बिजनेसेस को बहुत ईज और फैसिलिटेट करने का काम करती हैं। बिजनेस सर्विसेज कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर। बिजनेस को आइसोलेटेड मैनर में नहीं चलाया जा सकता। इट रिक्वायर्स, इसे जरूरत है, सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। यानी अगर बिजनेस को रैपिडली ग्रो करना है, उसे बड़ा बनाना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो बिजनेस सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। यानी कहीं ना कहीं बिजनेस सर्विसेज बिजनेस का एक अटूट अंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो बिजनेस को अच्छे से चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये कुछ बिजनेस सर्विसेज हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग, इन पांचों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपने बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे प्रेस कीजिए और वहां पर आपको बैंकिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स देखे थे, किन उसूलों और आदर्शों पर इंश्योरेंस की ये सर्विस काम करती है। आज हम देखेंगे कितने प्रकार के इंश्योरेंस उपलब्ध हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस होता क्या है? तो इट इज मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। याद रखिए, रिस्क बिजनेस में हमेशा होता है और इंश्योरेंस एक बिजनेस सर्विस है। कहीं ना कहीं लोग LIC के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते ही हैं, लेकिन बिजनेसमैन के एंगल से अगर देखें तो रिस्क हर बिजनेस में होता है। उस रिस्क को कम करने का काम ये इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं उन्हें फाइनेंशियल लॉस से। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट रिस्क ऑफ कंटेंजेंट और अनसर्टन लॉस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा प्रोटेक्शन है जो आपको एक रिस्क से हेज करने का, लड़ने का एक अच्छा सहूलियत प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर अग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। कोई एक्सीडेंट, कोई मिसहैप, कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर अचानक से कोई घटना घटी है और आप नुकसान में आ गए हैं, फाइनेंशियल लॉस बेयर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको कंपेंसेट करके आपको वो लॉस से थोड़ी राहत दे सकती है। दोस्तों, 3 प्रकार के इंश्योरेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस में। फिर एक बार दोहराऊं तो दैट 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इनके अंदर भी कई सब टाइप्स हैं। आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। चलिए एक एक करके बारीकी से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड
insured whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier for a consideration। यानी लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ, आपके जीवन का इंश्योरेंस है, आपके मरने के पश्चात आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके जो भी डिपेंडेंट आप पर लोग हैं उन्हें ये पैसे दिए जाते हैं। अब इस केस में अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्लियर कट बता दिया गया है कि यह एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जाता है। एक्सपायरी जब वो पीरियड का होता है तब आपको पैसे मिलते हैं, या आपकी डेथ होने पर आपके घर वालों को, आपके परिवारजनों को पैसे दिए जाते हैं। तो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं और कैसी अलग अलग पॉलिसी के टाइप्स हैं वो जान लेते हैं। होल लाइफ पॉलिसी सबसे पहले नंबर पे आती है। होल लाइफ पॉलिसी, पूरे जिंदगी की पॉलिसी। Under this policy, whole life of a person is insured. The insured cannot receive money from insurance company till he is alive. Underline कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। होल लाइफ पॉलिसी पूरे जिंदगी की पॉलिसी है और ये जब तक आप जीवित हैं आपको पैसे कोई कंपनी नहीं देने वाली, आपको प्रीमियम भरना है। इसका प्रीमियम अनुमान कम होता है। द मनी बिकम्स पेएबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी, जिसको आपने नॉमिनेट किया होगा उसे कंपनी जो है आपके मरने के पश्चात पैसे दे देगी। और द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर, लीगल हेयर यानी आपने कोई वकील रखा है या लीगली किसी को नॉमिनेट किया हुआ है कि मेरा वारिस ये है, तो उसे वो पैसे दे दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरी पॉलिसी है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक पीरियड के लिए पॉलिसी होती है। याद रखिए अमाउंट के साथ कुछ बोनस दिया जाता है। द सम अश्योर्ड अलोंग विथ बोनस इज गिवन ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट्स, जो उस पर निर्भर हैं, जो लोग उसके वारिस हैं, उन्हें बोनस के साथ कुछ अमाउंट दिया जाता है। और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी जितने टर्म के लिए आपने इंश्योरेंस लिया या तो उसके अंत पे या तो आपके डेथ पर, टू द इंश्योर्ड। तो ये एंडोमेंट में बोनस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ये इसकी खासियत है। बढ़ते हैं तीसरी टाइप पर, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। वर्ड है टर्म, स्पेसिफिक पीरियड से ही जुड़ा हुआ है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लोएस्ट प्रीमियम, यानी जो पैसे आप जो देने वाले हैं महीने महीने के, वो थोड़े से इसमें लो होते हैं, कम होते हैं सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के मुकाबले। प्रीमियम इज फिक्स्ड and does not change during the term of the policy, यानी जब तक आपने ये पॉलिसी ली हुई है तब तक जो प्रीमियम रहेगा उसका रेट जो रहेगा वो फिक्स्ड ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, अगर हालात कुछ विपरीत हो जाते हैं और अनटाइमली डिमाइस हो जाता है, अनटाइमली डेथ हो जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस अग्रीमेंट। यानी अगर बीच में भी पॉलिसी के दौरान भी अगर डेथ हो गई तो आपके डिपेंडेंट्स को पैसे मिलते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। बढ़ते हैं आगे। अगली पॉलिसी है एन्युटी पॉलिसी। द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लंप सम। द वर्ड इज लंप सम। दोस्तों एक एक चीज में मेन चीजों को अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो याद करना समझना आसान हो जाएगा। होल लाइफ पॉलिसी में पूरे जीवन की पॉलिसी है और मनी जो है वो आपके डिपेंडेंट को मिलती है। एंडोमेंट के अंदर बोनस याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस में स्पेसिफिक पीरियड याद रखिए, प्रीमियम इज फिक्स्ड याद रखिए, और एन्युटी पॉलिसी के अंदर याद रखिए लंप सम और इंस्टॉलमेंट में भरा जा सकता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्रीमियम। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक a specific sum periodically from specified date onwards, यानी रिटर्न्स जो है वो पीरियडिकली भी मिल सकते हैं और एक पर्टिकुलर डेट ऑनवर्ड्स भी उसका रिटर्न जो है मिलना शुरू होता है, आइदर फॉर लाइफ और फॉर फिक्स्ड। यहां पर मुख्य चीज जो एन्युटी में याद रखनी है वो है पेंशन पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह पेंशन मिलता रहता है ना, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद जैसे पेंशन मिलता है, एन्युटी पॉलिसी भी कुछ उसी प्रकार है। पीरियडिकल पेमेंट्स जो है कंपनी जो है वो देती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगली पॉलिसी है मनी बैक पॉलिसी। फिर एक बार नाम पर जोर देता हूं, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantees the benefit of full sum assured in the event of death of the insured to the dependents of the insured। यानी जो एक पीरियड है उस पे रिटर्न्स तो आपको मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर सम या परसेंटेज करके आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो पूरा पेमेंट भी डिपेंडेंट्स को मिलता है। जनरली
The money back policy is available for 4 terms, that is 12 years, 15 years, 20 years या 25 years. तो ये ईयर को इस पॉइंट में आप अंडरलाइन करके रख लीजिए. बढ़ते हैं आगे. चाइल्ड इंश्योरेंस, फिर एक बार नाम में ही सब कुछ है. चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई, बच्चों के फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई पॉलिसी. अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज डिजाइन टू मीट चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स. आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके फ्यूचर करियर से रिलेटेड, आपके इलाज से रिलेटेड हर चीज को कवर करने वाली ये पॉलिसी है जो बच्चे के फ्यूचर के लिए बनाई गई है. चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज किड्स to live their dreams. Child insurance policy gives you the advantage to start investing in the children's plan right from the time the child is born and provisions to withdraw the savings once the child reaches adulthood. बढ़ते हैं आगे. अगला प्लान है रिटायरमेंट प्लान. चाइल्ड वाली पॉलिसी बच्चों के लिए. रिटायरमेंट वाली जो पॉलिसी है वो आपके रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड है कि आपको आगे जाकर जब आप रिटायर हो जाएं, आप कमा नहीं रहे हैं, तब भी कुछ पैसे मिले आपका घर चलाने के लिए, आपको जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए. तो रिटायरमेंट प्लान्स भी आजकल बहुत उपयोगी साबित होते हैं. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स इंश्योर्ड एंड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान. ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम व्हिच इज रेफर्ड टू एज पेंशन और एन्युटी. यानी ये एन्युटी पॉलिसी की तरह ही है, रिटायरमेंट पे कुछ फंड्स जो है आपके लिए रखती है. यूलिप पॉलिसी की बात करते हैं. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है? ये बहुत पॉपुलर है. ये कंबाइन करती है बेनिफिट्स को, लाइफ इंश्योरेंस को म्यूचुअल फंड्स के साथ. कंबाइनिंग म्यूचुअल फंड्स, जो आप अक्सर आपने टीवी में ऐड वगैरह में म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा दोस्तों. म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को कंबाइन करके यूलिप पॉलिसीज भी बहुत पॉपुलर हैं. तो ये थे कुछ टाइप्स लाइफ इंश्योरेंस के. अब देखते हैं आगे मरीन इंश्योरेंस के बारे में. जी हाँ दोस्तों, मरीन इंश्योरेंस ये शिपिंग और वोएजेस से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जब गुड्स जो हैं शिप्स के माध्यम से समंदर के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तब भी बीच में कोई मिसहैप या एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो सकती है. ऐसे रिस्क को कम करने के लिए मरीन इंश्योरेंस बहुत उपयोगी साबित होता है. इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस caused due to the dangers of the sea. Underline the word dangers of the sea. जी हाँ दोस्तों, dangers of the sea. It is a form of insurance contract covering loss or damage to vessels or cargo or passengers during marine transportation. फिर एक बार दोस्तों, marine transportation, समुद्री रास्ते से हो रहा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई जान माल का नुकसान होता है तो मरीन इंश्योरेंस उसे कवर करता है. फिर वो वेसल्स का हो, कार्गो शिप्स का हो, कंटेनर्स का हो या व्यक्तिगत नुकसान हो, पैसेंजर्स का नुकसान हो, ऐसे सब में मरीन इंश्योरेंस एप्लीकेबल है. ऑल द प्रिंसिपल्स, जो भी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में पढ़े हैं प्रिंसिपल्स, वो सभी मरीन इंश्योरेंस में भी लागू होते हैं. चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस. सबसे पहला वोएज पॉलिसी. जी हाँ दोस्तों, वोएज पॉलिसी यानी एक जर्नी की पॉलिसी. वो जर्नी खत्म, इंश्योरेंस खत्म. इट इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वोएज irrespective of time involved in it. In this case, risk begins only when the ship starts ऑन द वोएज. यानी जर्नी शुरू हुई तब से रिस्क शुरू होता है, तब से इंश्योरेंस शुरू होता है, और जब जर्नी खत्म हो जाती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी एंड हो जाती है. बढ़ते हैं अगली पॉलिसी, टाइम पॉलिसी पर. ये समय से जुड़ी हुई है क्योंकि जो है ये समंदर के रास्तों से और उसी के डेंजर्स से जुड़ी हुई पॉलिसी है. उस टाइम पीरियड को ये लॉक करती है. इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. अंडरलाइन कीजिए, फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा का समय नहीं हो सकता. बट इट मे कंटेन अ कंटिन्यूएशन क्लॉज. यानी उसमें एक ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं कि भाई अगर 1 साल में वोएज कंप्लीट नहीं हुआ या जर्नी नहीं हुई तो हम कंटिन्यूएशन क्लॉज में जाकर आगे उस समय को बढ़ा सकते हैं. द कंटिन्यूएशन क्लॉज मींस दैट इफ द वोएज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वोएज इज कंप्लीट. तो इस प्रकार वोएज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी. बढ़ते हैं मिक्स्ड पॉलिसी. जैसा कि आपने अभी भी पढ़ा, वोएज एक पॉलिसी है, टाइम एक पॉलिसी. उसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वोएज एंड टाइम इज कॉल्ड एज मिक्स्ड पॉलिसी. इट देयरफॉर कवर्स द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वोएज ऑल्सो एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. बढ़ते हैं आगे, वैल्यूड पॉलिसी. जी हाँ दोस्तों, गुड्स या सर्विसेज जो भी मरीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं
वो उनकी वैल्यू को कवर करने के लिए वैल्यूड पॉलिसी है। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, उनका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हुए उस अग्रीड वैल्यू पर, जिस पर इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों सहमत हैं, उस वैल्यू पर इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाती है। एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी दिस फैसिलिटेट्स easy settlements of claims in case of such items where it is difficult to assess the real market value। जहां ऐसी आइटम्स हैं जिनका मार्केट वैल्यू पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नुकसान के बाद, या कहीं ना कहीं उनका असेसमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में वैल्यूड पॉलिसी बहुत उपयोगी साबित होती है कि जो तय अमाउंट था, हमने अगर 1 लाख का तय किया था अमाउंट, तो वो 1 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, देखते हुए, असेसमेंट करते हुए कि गुड्स वाकई में उतने वर्थ हैं या नहीं। बढ़ते हैं आगे, ब्लैंकेट पॉलिसी की बात करते हैं। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट of the required amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning of the policy। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम पहले ही पूरा दे दिया जाता है ब्लैंकेट पॉलिसी में, और ये एक पूरा अमाउंट है, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट अंडरलाइन कर लीजिए, और फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुरुआत में ही दे दिया जाता है। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट बताया जाता है, फिर प्लेसेस कहाँ कहाँ जाने वाली है शिप, वोएज कहाँ होने वाला है, पोर्ट्स कौन से हैं। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार ब्लैंकेट में याद रखिए, मल्टीपल रिस्क को कवर किया जाता है, प्रीमियम पहले भरा जाता है, हर रूट, हर पोर्ट, हर वोएज के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। इट कवर्स मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे, पोर्ट रिस्क पॉलिसी, आपने समंदर की तो बात कर ली, वहां से जुड़े हुए खतरों से रिलेटेड पॉलिसी ले ली, लेकिन अगर सामान उतारते समय या डालते समय कुछ नुकसान होता है पोर्ट के ऊपर, तो उससे जुड़ी हुई भी कुछ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और उसे कवर करती है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, एंकर्ड यानी वहां पर जब उसकी लैंडिंग होती है, शिप वहां पर रुकती है, और वहां से जब जहाज पे से सामान उतारा जाता है, वो पीरियड। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट, यानी जब तक जहाज खाली होकर वापस नहीं जाता तब तक ये पॉलिसी वर्क करेगी। कंपोजिट पॉलिसी की बात करें तो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फॉर मोर देन वन इंश्योरर्स। द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, हर किसी की लायबिलिटी अलग अलग है, कंपोजिट इन नेचर है। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई, जब इंश्योरेंस की जो रेट है वो बहुत हाई है, ऐसे में कंपोजिट पॉलिसी जो है वो ली जाती है। फिर बात करते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी की। बहुत सिंपल है दोस्तों, एक पर्टिकुलर कार्गो, एक पर्टिकुलर शिप, स्मॉल शिप, उससे रिलेटेड सिंगल वेसल policy. This policy is suitable for small ship owner having only one ship or having one ship in different fleets. It covers the risk of one vessel of the insured, यानी एक पर्टिकुलर शिप से रिलेटेड होती है ये पॉलिसी। फिर बात करते हैं फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। अब ऐसी भी बहुत सारे कंपनीज होती हैं जिनकी बहुत सारी शिप्स मार्केट में होती हैं, जिनकी बहुत सारी शिप्स पे वोएजेस होते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहता है, तो ऐसे जो कंपनीज हैं, ऐसी जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको अपनी हर शिप का अगर इंश्योरेंस करना है तो ऐसी जो है बल्क वाली पॉलिसी को हम फ्लीट पॉलिसी कह सकते हैं, ब्लॉक पॉलिसी कह सकते हैं। इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच हिज हर कार्गो इज कैरीड, यानी उसकी सभी शिप्स को हर रिस्क से बचाने के लिए, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से सुरक्षित और रिस्क कम करने के लिए ये फ्लीट पॉलिसी बनाई जाती है, कवरिंग ऑल रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले इंश्योरेंस पर। यह है हमारा फायर इंश्योरेंस। नुकसान जब आग लगने से हो तो उसका रिस्क कम करने के लिए, उससे कंपेंसेशन पाने के लिए फायर इंश्योरेंस लिया जाता है। हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा, उसके टाइप्स देखे, मरीन इंश्योरेंस और उसके टाइप्स देखे। अब बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर in return for consideration undertakes to indemnify the insured against the loss of property due to fire। अंडरलाइन करो, loss to property due to fire, आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, उसका कंपेंसेशन तभी होगा जब फायर इंश्योरेंस है। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट fire. The loss due to fire, lightning and explosion is also covered by fire insurance, यानी आग लगना, lightning, thunderstorm या explosion, ये blast वगैरह हो गया, इन सब को फायर इंश्योरेंस कवर करता है।
इसके टाइप्स देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले वैल्यूड पॉलिसी, जैसा कि हमने अभी मरीन में भी पढ़ा, वैल्यूड पॉलिसी जो है ये वैल्यू ऑफ गुड्स जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू को काउंट करते हुए पॉलिसी दी जाती है। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के दौरान ही वैल्यू को डिसाइड कर लिया जाता है, irrespective of amount of loss caused due to fire. Valued policy is taken for those goods whose value becomes difficult to calculate in case ऑफ लॉस ऑफ फायर। जी हाँ दोस्तों, जिनका असेसमेंट मुश्किल होता है, पता लगाना मुश्किल होता है कि मार्केट वैल्यू क्या होगी, जैसे आर्ट वर्क्स है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स है, पुतले, मूर्तियां वगैरह हैं, ऐसी चीजों को एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, तो उनकी वैल्यू पहले से ही पॉलिसी लेने के टाइम पे डिस्कस कर ली जाती है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच, और ऐसी पॉलिसी को हम वैल्यूड पॉलिसी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एवरेज पॉलिसी। फिर एक बार नाम के अंदर ही सब कुछ है। एवरेज पॉलिसी, ये एवरेज बनाकर पॉलिसी का कंपेंसेशन किया जाता है। इट इज अ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू से हमने कैलकुलेशन नहीं किया, तो या तो ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो अंडर वैल्यू हो सकती है, कम वैल्यू हो सकती है, तो ऐसे में इंश्योरर इज लायबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। अब एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2 लाख थी, हमने 1 लाख की पॉलिसी ली, अब लॉस हो गया फायर से 50,000 का, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 25,000, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू थी उससे कम का ही जो था वो पॉलिसी हुआ था, और इसीलिए एवरेज कैलकुलेशन करते हुए जो 50,000 का लॉस हुआ उसके कंपेंसेशन में 25,000 रुपए दिए। बढ़ते हैं अगली पॉलिसी पर, स्पेसिफिक पॉलिसी। नाम में ही कड़क एकदम, स्पेसिफिक पॉलिसी। इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ए डेफिनेट सम, मतलब हमने स्पेसिफिक अमाउंट बोला है, उसी के लिए इंश्योरेंस है, उतना ही मिलेगा। यस, फॉर अ डेफिनेट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, इफ देयर इज अ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। जो डिसाइड किया था वो अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 1 लाख is insured for rupees 75,000 and the loss due to fire is 40,000, तो the insurance company will pay rupees 40,000 in full compensation, यानी जितने का नुकसान हुआ वो पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी है, जितना नुकसान उतना दे देंगे। बढ़ते हैं आगे, फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग, याद रखिए, दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग जगह पर हैं गुड्स, और गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी ये गोडाउन से सामान जाता है, कभी वो गोडाउन से सामान जाता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, तो ऐसे में हम फ्लोटिंग पॉलिसी जो है वो अपना सकते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक अ स्पेसिफिक पॉलिसी, सो बिजनेस men or traders take fluctuating policy. Such policy is taken for one sum and one premium for goods lying at different places, यानी एक पर्टिकुलर सम अमाउंट जो है वो डिसाइड करते हुए ऐसी फ्लोटिंग पॉलिसी ली जाती है। बढ़ते हैं एक्सेस पॉलिसी। यस, एक्सेस, याद रखिए, एक्सेस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉलिसी से जुड़ा हुआ, जहां पर ज्यादा अमाउंट की बात की गई है। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स देन एक्सेस पॉलिसी मे बी टेकन बाय इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी। द इंश्योर्ड विल टेक 2 पॉलिसीज। यहाँ एक्सेस मतलब एक एक्स्ट्रा, याद रखिए, 2 पॉलिसी लेता है। 1 पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल, यानी हमें ऐसा लगता है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में मेरे गुड्स का वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूं, 1 लाख की एक पॉलिसी लेता हूं और थोड़े अमाउंट की दूसरी पॉलिसी ले लेता हूं। ये 2 पॉलिसीज जो है मेरा पूरा सम अमाउंट कवर कर सकती हैं। अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्रैक्टिस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट। एग्जांपल देखिए, बहुत इजी है। इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन रुपीज 1,50,000 एंड रुपीज 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का सामान है, वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1,50,000 एंड अनदर पॉलिसी फॉर द एक्सेस अमाउंट दैट इज 50,000, यानी 2 पॉलिसी ले लिया, दोनों में 2 लाख रुपए कवर हो जाते हैं, एक में 1.5 लाख और एक में 50,000। तो इस प्रकार एक्सेस पॉलिसी भी एक ऑप्शन है फायर इंश्योरेंस के अंदर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। ये भी फायर इंश्योरेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। री इंस्टेटमेंट यानी रिप्लेस करना। जी हाँ दोस्तों, अंडरलाइन कर दीजिए, दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स to replace the property or goods lost by fire. Replace, आपका जो नुकसान हो उसके बदले में आपको दूसरे गुड्स या प्रॉपर्टी दी जाती है। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर, द प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, प्रॉपर्टी को ही रिप्लेस कर दिया जाता है। व्हाइल पेइंग द कंपेंसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, यानी जो प्रीमियम अमाउंट है वो ज्यादा भरना
पड़ सकता है। बढ़ते हैं आगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू राइट्स, वॉर एक्सेट्रा। ये जो दंगे फसाद हैं या वॉर है, इसको फायर इंश्योरेंस नॉर्मली कवर नहीं करती। हाउएवर दिस पॉलिसी कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है बहुत सारे रिस्क कवर करती है। द रिस्क में बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। इसलिए इसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि ये बहुत सारे रिस्क को बेयर करती है। बढ़ते हैं आगे। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटीरियल लॉस ओनली। सिर्फ मटीरियल के लॉस को ही भरपाई करने के लिए फायर इंश्योरेंस होता है, लेकिन द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वाज नॉट इंडेमनीफाइड। Thus, consequential loss policy includes the loss of tangible and intangible properties. ये जो consequential loss policy है, ये दोस्तों इनटैंजिबल चीजें जो है उनको भी कवर करती है, मटेरियल को ही नहीं, इममटेरियल चीजें जो होती हैं उनको भी कवर करती है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन इंडेमनिटी टू द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है उसको भी कंपेंसेट करने की कोशिश कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से की जाती है। बढ़ते हैं आगे। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी caused by an automatic sprinkler system that has leaked or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं बिल्डिंगों में, बड़े बड़े एमएनसीज में, गोडाउन्स में, जहां पर आग लगने की वजह से वो स्प्रिंकलर शुरू हो जाता है, पानी जो है डालकर आग बुझाने की कोशिश करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन कई बार ये सिस्टम की वजह से भी गुड्स जो है वो खराब हो जाते हैं, लीकेज की वजह से या डिस्चार्ज ऑफ वाटर अननेसेसरी की वजह से। तो ऐसी चीजें होने पर भी गुड्स का नुकसान हो तो उसकी भरपाई करने के लिए स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी का इस्तेमाल हो सकता है। हाउएवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय फायर, रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। तो ये सिर्फ एक्सीडेंटली अगर हो गया लीकेज वगैरह तो उसके कवरेंस के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस देखे। ये कुछ अलग एक्स्ट्रा हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ये प्रकार के भी इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस आपने सुना होगा, बाइक इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है तो उस दौरान कुछ रिस्क ना हो उसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। कार इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कार इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस, ऐसे अलग अलग प्रकार हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तो आप जानते ही हैं, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फैमिली का कवर होता है, क्रिटिकल इलनेस किसी बीमारी से रिलेटेड इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस घर का इंश्योरेंस, थेफ्ट कवर, अर्थक्वेक कवर, फिर किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इंश्योरेंस इस बिजनेस सर्विस को आज पढ़ा है डिटेल में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर एक बार और भी नई बिजनेस सर्विसेज के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।